गुड आफ्टरनून क्लास। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो जो आज हमारा जो पेपर 2 का 8th लेक्चर है, तो आज हम उसको देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे जो ए आर देसाई हैं उनका जो मार्क्सियन पर्सपेक्टिव है, भी उन्होंने वो मार्क्सियन पर्सपेक्टिव से कैसे इंडियन सोसाइटी को स्टडी किया। तो हमारा जो मैंने बताया है, भी हमारा जो सिलेबस है हम उसके सिलेबस के हिसाब से चलेंगे। तो जैसे कि हमने इंडोलॉजी सारा कवर किया डिटेल में, इंडोलॉजी क्या है और जीएस गुरे ने इंडोलॉजी को कैसे किया, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म किया। अब मार्क्सियन सोशियोलॉजी क्या है और ए आर देसाई ने इसको कैसे यूज किया। तो मैंने जैसे कि अगर आपको पता होगा जो प्रीवियस थिंकर्स कराए हैं, तो उसमें मैं क्या कहता होता हूँ, भी कुछ थीम्स होते हैं जिन पे ये सोशियोलॉजिस्ट लिखते हैं। तो ऐसे ही ए आर देसाई ने जो कुछ थीम थे, एक तो इंडियन नेशनलिज्म पे लिखा था, एक मैंने लिखा था, एक इन्होंने ए आर देसाई ने जो लिखा था उस पे लिखा है द पाथ ऑफ डेवलपमेंट। जो इंडियन सोसाइटी का जो पाथ है डेवलपमेंट का, वो क्या है, कैसे है, उसको मार्क्सियन पर्सपेक्टिव से इन्होंने स्टडी किया। थर्ड क्या स्टडी किया, पीजेंट मूवमेंट्स, पीजेंट स्ट्रगल्स को भी एक मार्क्सियन फ्रेमवर्क दिया। और फोर्थ क्या था, डेमोक्रेटिक राइट्स। तो अगर जो हमारा ये वाला टॉपिक है इंडियन नेशनलिज्म, तो ये वाला जो है सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म में मैं कवर करूंगा जो ए आर देसाई का है। और जो पीजेंट स्ट्रगल्स है, तो जो आपका जो टॉपिक है जो पीजेंट एंड फार्मर मूवमेंट्स, तो इसमें हम इसको पूरा करेंगे, इसको हम इसमें कवर करेंगे। तो मेन हम इसमें जो थीम है जो ए आर देसाई के हैं, ऐसे तो उन्होंने और भी चीज़ों पे लिखा, लेकिन आपके जो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे तो ये 4 पे क्वेश्चन पूछते हैं ज़्यादातर। तो हम इसको स्टडी करेंगे, डेमोक्रेटिक राइट्स एंड पाथ ऑफ डेवलपमेंट को। तो 2 थीम आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे, लेकिन पहले हम स्टडी करेंगे व्हाट इज मार्क्सियन फ्रेमवर्क। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा हमारा क्या होगा, भी जो लेक्चर का प्रोग्राम है वो कैसे होगा। तो जो अगर मार्क्सियन फ्रेमवर्क देखोगे आप, तो मार्क्सियन फ्रेमवर्क अगर आप देखोगे तो मार्क्स की सिंपल थ्योरी है, भी वो क्या कहते हैं, जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, इकोनॉमिक इंफ्रा है, जो बेस है, जब इसमें कॉन्ट्राडिक्शन डेवलप होती है तब क्या आता है, सोशल चेंज आता है। ये मैंने अगर मेरे पेपर बन के आपने लेक्चर्स देखे होंगे, तो जो मार्क्स की थ्योरी है, जो मैंने डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म की बात करता हूँ, चेंजिंग इन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मोड ऑफ प्रोडक्शन की बात करता हूँ, तो वो सब एक मार्क्सियन फ्रेमवर्क है जो हमने डिटेल में स्टडी किया। तो सिंपल क्या है, जो जब भी इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज आता है, तो क्लास स्ट्रक्चर में चेंज आता है उसके कारण। क्योंकि हमने देखा था जब फ्यूडलिज्म से कैपिटलिज्म आया, तो जब 2 क्लासेस थी वहाँ पे, जो लॉर्ड्स एंड सर्फ, वो बाद में क्या हुआ, जो 2 क्लासेस नई डेवलप हुई, बुर्जुआजी एंड प्रोलेटेरियंस। तो इसी तरह भी जहाँ पे जैसे कि आप देखोगे ब्रिटिश रूल आया, तो ब्रिटिश रूल ने कुछ न्यू फोर्सेज मॉडर्निटी की इंट्रोड्यूस की इंडियन सोसाइटी में, जिसके कारण जैसे कि कैपिटलिज्म डेवलप हुआ। तो वो सब एक फ्रेमवर्क है जो इंडियन सोसाइटी को हम स्टडी कर रहे हैं। तो अगर आप देखोगे जो मार्क्सियन फ्रेमवर्क था जी, इंडिया में फेमस क्यों हुआ, इंडिया में जो डिफरेंट स्कॉलर जो उठे, क्योंकि रशियन रेवोल्यूशन 1917 में हुई, जब उन्होंने जो मार्क्स की थ्योरी थी उसको अप्लाई करके उसके बेसिस पे जो रेवोल्यूशन हुई थी, और जहाँ पे क्या हुआ था, एक सोशलिस्ट कंट्री बनी थी। तो लोगों ने, जो उस टाइम के स्कॉलर थे, उन्होंने देखा भी इट्स वेरी गुड, मतलब इकोनॉमिक प्लानिंग, मतलब इसके कारण हम एक सोसाइटी को बेटर यूटोपिया सोसाइटी बना सकते हैं, आइडल सोसाइटी बना सकते हैं। तो काफ़ी जो स्कॉलर थे इंडिया में, उन्होंने भी इंटरेस्ट डेवलप किया। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप देखोगे, क्योंकि जो ब्रिटिशर थे उनको सबसे ज़्यादा एक ये क्लैश ऑफ आइडियोलॉजी भी था। क्लैश ऑफ आइडियोलॉजी क्या था, क्लैश ऑफ आइडियोलॉजीज। तो आइडियोलॉजी में क्लैश क्या था, कैपिटलिज्म वर्सेस सोशलिज्म।
तो क्योंकि ब्रिटेन क्या थी, कैपिटलिस्ट कंट्री थी, और उनको सबसे ज़्यादा जो, क्योंकि ब्रिटेन कैपिटलिस्ट कंट्री थी तो बिजनेसमैन थे, और वो बिजनेसमैन ही क्या कंट्रोल करते, अगर मार्क्स की थ्योरी लगाओगे तो एक पार्लियामेंट जो ब्रिटेन की थी उसको कंट्रोल कर रहे थे। तो अब देखिए अगर सोशलिज्म रशिया में फैल रहा है तो उनको डर था भी, क्योंकि कैपिटलिस्ट के इंटरेस्ट के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक क्या है, रशियन वो सोशलिस्ट रेवोल्यूशन, जब मार्क्सियन रेवोल्यूशन। तो फिर क्या हुआ, तो ब्रिटिशर्स ने इस जो सोशलिस्ट जो मार्क्सियन फ्रेमवर्क की आइडियोलॉजी वाले लोग थे उनको बहुत ज़्यादा सप्रेस किया। तो लेकिन वहाँ पे जो प्री इंडिपेंडेंट हो गए, डीपी मुखर्जी ने इस पर पहले काम किया, फिर बाद में AR देसाई ने काम किया। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस, फिर इसकी जब आप देखोगे, क्योंकि प्री इंडिपेंडेंस तो जो रेलिवेंस इतनी कम थी, बिकॉज इतनी ज़्यादा स्टडी कम हो रही थी मार्क्सियन फ्रेमवर्क पे, क्योंकि वहाँ पे जो ब्रिटिशर ने, मैंने आपको बताया कि कैसे सप्रेस किया उस मार्क्सियन आइडियोलॉजी को। लेकिन पोस्ट इंडिपेंडेंस में भी कब हुआ, जब 1917 में AR देसाई ने एक लिखा आर्टिकल, द रेलेवेंस ऑफ मार्क्सिस्ट, एक ऐसे लिखा उन्होंने, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन सोसाइटी। उन्होंने 2 रीजन बताए। 2 रीजन क्या थे, तो 2 decades of planning was inadequate in the meetings of aspiration of people and their problems still remained. It was felt that there is some deficiency in interpretation of Indian society. तो अब देखिए 1970 1947 में देश आज़ाद हो गया था। 1951 में जो प्लानिंग कमीशन एक इंस्टीट्यूशन डेवलप हुआ, जो इंडिया की पूरी प्लानिंग के लिए 5 ईयर प्लान बना रहा था। मतलब क्योंकि हमने जो प्लानिंग कमीशन का कंसेप्ट था, जो 5 ईयर प्लान का कंसेप्ट था, ये हमने कहाँ से लिया था, सोवियत यूनियन से। तो इन्होंने देखा भी, मतलब ये प्लान कंसेप्ट तो वो लिया था, लेकिन प्रॉपर हमने वो फ्रेमवर्क नहीं उठाया। तो AR देसाई कह रहे 20 साल हो गए आपको प्लानिंग करते हुए, लेकिन अभी भी एस्पिरेशन, जो आपने सपने दिखाए थे लोगों को, जो उनकी कहा था देश जब आज़ाद हुआ था 1947 में भी, जब आपने कहा था भी अब देश आज़ाद हो गया है, लेकिन अभी भी वो सपने सपने ही हैं, वो प्रॉब्लम ही हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है भी आपने इंडियन सोसाइटी को प्रॉपर इंटरप्रिटेशन नहीं हुई। सेकंड उन्होंने क्या रीजन दिया, although initially it was felt that the academic perspective had just to provide inputs for the planning rather than suggesting ideological alternative. After 1970, the whole conception of planning came under serious doubt for its apparent failures. तो कहते भी एकेडमी का काम क्या होता है, प्लानिंग के लिए कुछ इनपुट्स देनी है भी, सर जी आप ऐसे प्लानिंग कर रहे हो, ये तो कुछ थोड़ा सा वो कर लो। ऐसा नहीं है, मतलब प्रॉपर आइडियोलॉजिकल आप अल्टरनेटिव दे दो। जैसे कि आज के टाइम पे हम मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, आज हम स्किल इंडिया की बात कर रहे हैं, आज हम आत्मनिर्भर भारत अभियान की बात कर रहे हैं, आज हम प्राइवेटाइजेशन ऑफ PSU की बात कर रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट जो कॉन्टेम्प्रेरी टाइम में है, द करंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो मतलब ऐसा नहीं है भी अब अकेडमिक कह देगा भी, मतलब आप नहीं सर ये कैपिटलिस्ट में क्यों जा रहे हो, आप सोशलिस्ट में जाओ, जहाँ आप किसी और उसमें जाओ। तो उस टाइम भी एकेडमी का यही था, लेकिन जब देखा भी यार ये तो प्रॉपर ही फेल हो रहा है भी, मतलब जो एस्पिरेशन थी भी, मतलब लोग सीरियसली डाउट करने लगे। तो मतलब अब क्या है भी, एक नया आइडियोलॉजिकल अल्टरनेटिव देना है भी, अगर डेवलपमेंट इस वे से नहीं हो रहा तो एक नई न्यू हम वो कर सकते हैं। तो उसके बाद जो मार्क्सियन पर्सपेक्टिव था, क्योंकि 1991 में आपने देखा होगा जो सोवियत यूनियन था वो क्या हो गया था, ब्रेक हो गया था, USSR जो था। तो ये देखिए एक उसमें दिखाया हुआ है भी कैसे जो डिफरेंट कंट्रीज हैं, USSR की बड़ी शिप डूब गई, छोटी छोटी कंट्रियाँ ने, जो एक फेडरेशन थी, जो कंट्रियाँ USSR के साथ थी, वो अब वो कश्ती छोड़ के भाग रही हैं। तो मतलब एक पूरा डिसइंटीग्रेट हो गया। तो इसके कारण क्या हुआ, क्योंकि इसी को बोलते हैं द एंड ऑफ कोल्ड वॉर इरा, और कोल्ड वॉर इरा था तो दो, जहाँ पे कोल्ड वॉर क्या था, 2 आइडियोलॉजी का क्लैश हो रहा था, सोशलिज्म या कम्युनिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म। तो जब ये 1991 में USSR ब्रेक हुआ, तब क्या हुआ
लोगों को लगा भी ये कम्युनिज्म या सोशलिज्म या जो मार्क्सियन फ्रेमवर्क है किसी भी सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए आइडियल फ्रेमवर्क नहीं है। और उस टाइम क्या हुआ, कैपिटलिज्म की जीत हुई। जो कैपिटलिज्म मॉडल था यूएसए का वो मतलब एक अच्छा माना गया। तो लोगों को लगा भी अब जो हमारा जो मार्क्सियन फ्रेमवर्क है ये इतना ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है। भी मेन रेलेवेंस किसकी है, जो ज़्यादा रेलेवेंस है तो वो कैपिटलिज्म फ्रेमवर्क की है। तो हम कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे। और इसलिए जो मार्क्सियन फ्रेमवर्क था तो उसकी जो रेलेवेंस थी वो कम हो गई थी आफ्टर द 1991। लेकिन अगर आप मेरे से पूछोगे मतलब जो मार्क्सियन फ्रेमवर्क है वो कॉन्टेम्परेरी वेज में कैसे वो है भी फ्रूटफुल है, क्योंकि कॉन्टेम्परेरी अगर सोसाइटी देखोगे तो वहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं हमारे आज के समय में। तो वो क्या है वो हम थोड़ा सा लेटेस्ट स्लाइड में देखते हैं। लेकिन हम पहले ये समझने की कोशिश करते हैं जो मार्क्सियन फ्रेमवर्क था 90s तक अप टू 90 उसको कैसे मतलब यूज किया गया टू अंडरस्टैंड इंडियन सोसाइटी। तो मार्क्सिस्ट अप्रोच understands society in terms of process of historical development in dialectical materialism term. Causative factors are the changing material condition. For example, A.R. Desai in his book Social Background of Indian Nationalism takes historical materialistic view and understand the process of historical change in terms of economic activities. तो मार्क्सियन ने मैंने वही बताया जो स्टार्टिंग में बताया था। उन्होंने देखा भी इकोनॉमिक जो कंडीशन थी, जो मटेरियल कंडीशन थी वो कैसे चेंज हो रही थी। और इसी को जो A.R. देसाई थे उन्होंने सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म एक बुक लिखी थी। उन्होंने देखा भी जो हिस्टोरिकल जो मटेरियलिस्टिक व्यू है जो सोसाइटी में इकोनॉमिक बेस है वो कैसे चेंज हो रहा है और उसके रिस्पेक्टिव जो हिस्ट्री है इंडिया की वो कैसे चेंज हो रही है। सेकंड, the social structure and institution are seen as rooted in the production relation, productive relation। जो सोशल स्ट्रक्चर है इंडिया की और जो इंस्टीट्यूशन है इंडिया के वो कहाँ पे रूटेड है, प्रोडक्शन रिलेशन में है, जो प्रोडक्टिव रिलेशन है, इकोनॉमिक रिलेशन है। द डायनामिक कंसेप्शन इज आल्सो बेस्ड इन चेंजिंग प्रोडक्शन रिलेशन। तो अब देखिए जो डायनामिज्म है जो मतलब ये स्टैटिक नहीं है, क्योंकि जो चेंजिंग प्रोडक्शन रिलेशन है वो भी चेंज हो रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया भी पहले क्या था, फ्यूडलिज्म था डोमिनेंट, लेकिन जब वहाँ पे आप देखोगे फ्यूडलिज्म डोमिनेंट था, लेकिन जब ब्रिटिशर आए तो उन्होंने जो कैपिटलिस्ट फोर्सेज इंट्रोड्यूस की थ्रू मतलब आप देखोगे उन्होंने फ्यूडलिज्म का मॉडल भी पूरा चेंज कर दिया। फ्यूडलिज्म में भी नए रिलेशन बनाए, मतलब जब उन्होंने न्यू फ्यूडलिस्ट जो रिलेशन डेवलप हुए, न्यू क्लासेस डेवलप हुई, जब उन्होंने जमींदारी, रियातवाड़ी, महलवाड़ी ये सब रिफॉर्म्स जो लैंड रिफॉर्म्स थे वो इंट्रोड्यूस किए। तो उसी को देखते हुए कैथरीन गफ थे तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो देखा कास्ट और क्लास का क्या नेक्सिस है। क्योंकि पहले ये माना जाता था भी जो इंडियन सोसाइटी है दैट इज कास्ट सोसाइटी और जो यूरोपियन सोसाइटी है वो क्लास सोसाइटी है, लेकिन इंडिया में कास्ट और क्लास दोनों एग्जिस्ट होने लगे। तो उसी को कैथरीन गफ ने स्टडी किया। तो ये क्या इनकी स्टडी क्या थी, जब हमारा आगे आपका देखोगे जो हमारी अंग्रेजी क्लासेस में हमने बात करनी है, सिलेबस का अगर पार्ट है तो इसकी जो प्रॉपर स्टडी है हम उसमें देखेंगे। तो ये मैं एक बार आपको आइडिया दे रहा हूँ मार्क्सियन फ्रेमवर्क को यूज करके स्कॉलर्स ने क्या कुछ लिखा। बाय अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी, प्राइमेसी इज गिवन टू इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, कल्चर इज सीन एज द रूटेड इन इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, दिस अमाउंट ऑफ रिजेक्शन ऑफ प्योर इंडियोलॉजिकल व्यू एंड फॉल्टी इंटरप्रिटेशन जनरेट। तो उन्होंने पूरा इकोनॉमिक्स को फोकस किया और उन्होंने कहा भी कल्चर की बात मत करो, कल्चर किससे इन्फ्लुएंस होता है, इकोनॉमिक्स से इन्फ्लुएंस होता है। तो जब ये बात कर रहे हैं तो इन्होंने प्रॉपर इंडोलॉजिकल को ही व्यू को ही रिजेक्ट कर दिया। भी इंडोलॉजी क्या कहता है, पुरानी स्क्रिप्चर्स पढ़ो, जो भी ग्रंथ हैं हमारे, जो हमारी बुक्स हैं, हमारे लिटरेचर है उसको स्टडी करो। लेकिन इन्होंने कहा भी नहीं, आप उसको स्टडी नहीं कर सकते, आपको वहाँ पे देखना है भी मतलब
भी जो इकोनॉमी है भी वो कैसे कल्चर को इन्फ्लुएंस करती है। तो मतलब इंडोलॉजिकल व्यू इनके हिसाब से भी प्रॉपर जो ट्रू पिक्चर इंडियन सोसाइटी की वो नहीं इंटरप्रेट कर पाता। नेक्स्ट, जो society is seen in the systematic term confirming the model of economic interpretation of superstructure. For example, Marxist based study emphasizes more on understanding of socio-political setup on the basis of network relation woven around the land. तो मैंने आपको बताया है भी जो मार्क्सियन फ्रेमवर्क है, अगर आपने मेरे वो पेपर 1 के लेक्चर देखे होंगे तो मार्क्सियन फ्रेमवर्क में क्या होता है, एक बेस होता है जिसको बोलते हैं हम इकोनॉमिक, और बाकी जिस सभी चीज़ों को इन्फ्लुएंस करता है, पॉलिटी रिलीजन कल्चर, इन सबको इन्फ्लुएंस करता है। तो जो मार्क्सियन फ्रेमवर्क थे तो उन्होंने देखा, उन्होंने इसको हम बोलते हैं सुपर स्ट्रक्चर, जो पॉलिटी है इसको बोलते हैं बेस इंफ्रास्ट्रक्चर। तो उन्होंने देखा भी सुपर स्ट्रक्चर को स्टडी किया, जो विलेज स्टडीज की, जो मार्क्सियन स्कॉलर थे जब गांव में जाके स्टडी कर रहे थे, और उन्होंने देखा जो सोशियो पॉलिटिकल सेटअप है, सोशियो पॉलिटिकल जो सोशल रिलेशन है, जो पॉलिटिकल है भी वो कैसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं लैंड के द्वारा, भी जिनकी लैंड पे ऑनरशिप है वही पॉलिटिकल उसको कंट्रोल कर रहे हैं। हम भी देखते हैं हमारे गाँव में, कई बार हमारे विलेजेस में हम देखते हैं भी जहाँ पे जो लैंड, जो बड़े ज़मींदार होते हैं जिनके पास ज़्यादा ज़मीन होती है, ज़्यादा एकड़ ज़मीन होती है, जैसे पंजाब में किले बोलते हैं ज़मीन के, जो देखते हैं कितने किले हैं ज़मीन के, तो वही मोस्टली जो सरपंच का इलेक्शन होता है, जब वो विलेज प्रधान जी जो होते हैं तो उसी को वो कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ भी मार्क्सियन ने, जो स्कॉलर्स ने एक न्यू अब देखा भी जो लैंड के साथ रिलेशन है वो कैसे सोशियो पॉलिटिकल सेटअप को इन्फ्लुएंस कर रहा है गाँव के। Indian society is studied in terms of conflict, and social institutions are seen as exploitative and existing the benefit of few. For example, Jajamani system was interpreted coercive and exploitative institution by Marxists like A.R. like Berryman. तो अब आप देखिए, जो भी उस टाइम उन्होंने देखा, जो भी इंस्टीट्यूशन थे तो उनको उन्होंने स्टडी किया, तो उन्होंने देखा जिसमें आपने एक पहले कहते भी एक अच्छी पिक्चर बना रखी थी, सब लोग प्यार से रह रहे हैं, हार्मोनी रिलेशनशिप में रह रहे हैं, कोई किसी को एक्सप्लॉइट नहीं कर रहा। लेकिन उन्होंने देखा भी जो आपने इंस्टीट्यूशन ऐसे डेवलप कर रहे हैं, जो कि आपके इंस्टीट्यूशन एक इकोनॉमिक बेस से डेवलप हुए हैं, जब कुछ भी आपने जो मैकेनिज्म डेवलप किए हैं ये एक्सप्लॉइटेटिव है। मैंने जैसे कि मार्क्सियन फ्रेमवर्क देखता है वो एक्सप्लॉइटेशन देखता है, डिफरेंट क्लासेस कैसे एक क्लास दूसरी क्लास का एक्सप्लॉइटेशन कर रही है। तो उन्होंने ऐसे ही देखा भी जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वो कैसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। जैसे कि जो जजमानी सिस्टम है, जजमानी सिस्टम जहाँ पे 2 क्लासेज होती हैं, मैंने जो पहले भी काफ़ी बार बता दिया है आपको। तो जजमानी सिस्टम में 2 क्लासेज होती हैं भाई, जजमान एंड कमीन। तो एक जजमानी सिस्टम, तो अगर आप देखोगे तो वो भी कैसे एक्सप्लॉइटेटिव है, जो कि बेरेमन जो मार्क्सियन स्कॉलर थे उन्होंने बताया। और उसी तरह A.R. देसाई भी बहुत क्रिटिकल थे भी इंडियन विलेज की जो पिक्चर थी भी, यहाँ पे आप वो देखोगे भी एक बड़ा ही हार्मनी में है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है भी, जहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट है, जहाँ पे भी एक्सप्लॉइटेशन है। और ये सब चीज़ें, एक बुक थी रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया, तो रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया में डिफरेंट अदर सोशल इंस्टीट्यूशन को भी देखा, मार्क्सियन फ्रेमवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी किया गया है। अगर आप मेरे से पूछोगे भी सर ये तो आपने बताया 60s-70s में कैसे मार्क्सियन फ्रेमवर्क को यूज किया, लेकिन सर अगर आज भी मार्क्सियन फ्रेमवर्क को हम कॉन्टेम्प्रेरी टाइम में यूज कर सकते हैं, तो मैं कहूँगा बिल्कुल यूज कर सकते हो। क्लास की जब आप एनालिसिस कर सकते हो, अगर आज हम देखोगे आज सबसे ज़्यादा जो क्रिटिसिज्म होता है इंडियन सोसाइटी का भी, जहाँ पे इनकम इनक्वालिटी बहुत ज़्यादा है, क्लास इनक्वालिटी है, तो वो उसको आप जो क्लासेज हैं भी कैसे डिफरेंट क्लासेज हैं वो मार्क्सियन फ्रेमवर्क से आप स्टडी कर सकते हो। कैपिटलिज्म एंड ग्लोबलाइजेशन, तो आपको पता होगा जो मार्क्सियन पर्सपेक्टिव है वो कैपिटलिज्म और ग्लोबलाइजेशन को जो पूरा क्रिटिकल व्यू देता है। तो आप इनको देख सकते हो भी जो ग्लोबलाइजेशन की फोर्सेज हैं, जो कैपिटलिज्म की फोर्सेज हैं, ये कैसे इनका इम्पैक्ट है लेबर पे, सोशल रिलेशन पे, एनवायरनमेंट पे, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जो क्रिटिकल आप एंगल देख सकते हो, फ्रॉम द मार्क्सियन पर्सपेक्टिव आप देख सकते हो। अग्रेरियन रिलेशंस, तो इसमें भी क्या एक चेंज है,
जब कैसे जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, स्टेट कैसे इंटरफेयर कर रही है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ बुर्जुआजी। जब जैसे लैंड विल एक जिसका काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ था भी, तो उसको बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने विड्रॉल कर लिया था। तो ये सब चीज़ें आप एक मार्क्सियन फ्रेमवर्क से यूज स्टडी कर सकते हो। रेजिस्टेंस मूवमेंट, तो आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा जो लेबर की मूवमेंट्स हैं, जहाँ अगर आप देखोगे फार्मर की मूवमेंट्स हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो आप उनको भी एक मार्क्सियन फ्रेमवर्क से स्टडी कर सकते हो। आई होप आपको ये याद पूरा ध्यान में आ गया होगा भी जो मार्क्सियन फ्रेमवर्क है भी उसको कैसे स्टडी करना है, उसको इंडियन सोसाइटी पे अप्लाई करना है हमने, और उसकी क्या क्या हम कैसे उसको डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन पे लगा सकते हैं। तो अब हमारा जो मेन है भी जो AR देसाई थे, तो उन्होंने इस फ्रेमवर्क को कैसे यूज़ किया। तो ये बेसिक बायोग्राफी है, तो इसमें हम अपना टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। तो ये तो क्योंकि ये पूछते भी नहीं इतना, बट आप इतना याद जरूर रखिएगा भी उस टाइम, क्योंकि इनके जो फादर थे वो एक बहुत बड़े लिटरेचर लिखते थे, तो उन्होंने काफ़ी पीज एंड स्ट्रगल पे उस टाइम लिटरेचर लिखा, और उन्होंने काफ़ी ट्रैवल भी किया क्योंकि ये एक अच्छी वेल ऑफ फैमिली से थे। तो उसी टाइम तो इनकी जो देखा इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रगल, तो उसी टाइम रशियन रेवोल्यूशन हुई, तो जो मार्क्सियन फ्रेमवर्क ने इनको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया, तो इसीलिए इन्होंने उसको फ्रेमवर्क को पूरा स्टडी किया टू अंडरस्टैंड डिफरेंट डिफरेंट सोशल फिनोमिना इन इंडियन सोसाइटी। तो मैंने जो आपको ऑलरेडी बताया है भी ये आज के हमारा जो मेन रहेगा पाथ ऑफ डेवलपमेंट एंड स्टेट एंड सोसाइटी डेमोक्रेटिक राइट्स। तो इसको हम देखेंगे भी इन पे जो AR देसाई है वो क्या बोल रहे हैं। तो AR देसाई ने 2 बुक्स लिखी थी, द स्टेट एंड सोसाइटी इन इंडिया 1975 एंड इंडिया जो पाथ ऑफ डेवलपमेंट ए मार्क्सिस्ट अप्रोच इन 1984। तो उन्होंने देखा, उन्होंने बताया स्टेट मतलब गवर्नमेंट, स्टेट मतलब गवर्नमेंट भी, गवर्नमेंट का क्या रोल है इंडियन सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, और जो प्रॉपर्टी क्लास है, मतलब जो बिजनेसमैन है, जो एक डोमिनेंट क्लास है भी, इनके इंटरेस्ट को जो कैसे प्रोटेक्ट कर रही है। जो देसाई क्या कहते थे भी, जो किसी भी थर्ड वर्ल्ड मतलब जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वहाँ पे जो लीगल फ्रेमवर्क है या एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क है, वो इस तरह से डिजाइन किया गया है भी जो कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट हो सके। जैसे कि आज भी अगर आप देखोगे इंडियन सोसाइटी में लीगल, जैसे आज हमने लेबर कोड लेकर आए, वो 4 जो लेबर कोड थे, 4 लेबर कोड्स लेके आए, जो 48 उसको लॉस को कन्वर्ट करके 4 लेबर कोड लेके आए। तो उसका मेन क्या था भी कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट हो। आज एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क जो देखोगे आज का फोकस है, मतलब जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स की बात कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज हैं, जैसे कि अगर कॉन्टेम्प्रेरी टाइम्स में अगर आप देखोगे, क्योंकि इनको पता है भी हमें कैपिटलिस्ट डेवलप करना है, उसी के कारण हम जो हमारी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। उन्होंने ये भी बताया भी पब्लिक सेक्टर, मिक्स्ड इकोनॉमी, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम, ये और ये स्ट्रेटजी हैं जो रूलिंग क्लास ने अडॉप्ट की हैं टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कैपिटलिस्ट क्लास, और एक्सप्लॉटेड क्लासेस को स्ट्रगल, उनको जो रेवोल्यूशन है उसको प्रिवेंट कर सके, क्योंकि अगर रेवोल्यूशन होगी तो सबसे पहले जो नुकसान होगा वो कैपिटलिस्ट को होगा। और उन्होंने ये भी कंक्लूड किया भी जो बुर्जुआजी क्लास है वो मतलब इतनी उन्होंने वो नहीं किया, इतनी ज़्यादा कैपिटलिस्ट ग्रोथ नहीं की भी, ताकि जो इंडिया की बैकवर्डनेस कम हो सके। उसका एक रीज़न भी है, क्योंकि अगर आप देखोगे जो क्रॉनिक कैपिटलिज्म की प्रॉब्लम है इंडिया में बहुत है, और क्रॉनिक कैपिटलिज्म ऐसी प्रॉब्लम है भी इस पे हर एक गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट हो, भले ही मतलब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट हो, हर एक पॉलिटिकल पार्टी को एक्यूज किया जाता है भी क्रॉनिक कैपिटलिज्म होता है। तो जिसके कारण अगर क्रॉनिक कैपिटलिज्म होगा तो इनोवेशन नहीं होगी, जो ट्रू कंपटीशन होगा, ट्रू कैपिटलिज्म डेवलपमेंट नहीं होगा, जिसके कारण कंट्री क्या रहती है, बैकवर्ड रहती है। तो अगर आप देखोगे AR देसाई ने और भी बहुत चीज़ें, जब पाथ ऑफ डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने देखा भी जो इंडियन स्टेट थी
उन्होंने मतलब कैसे ट्रांसफॉर्म किया अग्रणी स्ट्रक्चर को प्री कैपिटलिस्ट टू कैपिटलिस्ट रिलेशनशिप। तो इंडियन स्टेट ने वो कैसे किया, अगर आपने देखा होगा ग्रीन रेवोल्यूशन, तो ये भी चीज़ें उन्होंने बात कर दी। तो उन्होंने ये भी बताया कि जो डिफरेंट लैंड लेजिस्लेशन थे, डेवलपमेंट प्रोग्राम थे, तो इन्होंने भी ट्रांसफॉर्म किया अग्रेरियन रिलेशनशिप को। अब वो जब इंडियन गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस, उन्होंने उसके बाद देखा भी जो कॉलोनियल टाइम में कैसे हुआ जो पाथ ऑफ डेवलपमेंट था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने न्यू इकोनॉमिक वो लेके आए, रिफॉर्म लेके आए, ओल्ड इकोनॉमिक रिलेशनशिप, ओल्ड लैंड रिलेशंस को सबको डिसरप्ट किया इन्होंने, जो कि आपने पढ़ा होगा भी कैसे उनका जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट था, जिसके कारण क्या था भी जो एक इंडिया थी वो एक मार्केट बन गई थी और रॉ मटेरियल सप्लायर बन गई थी। तो ब्रिटेन से जहाँ पे फिनिश्ड गुड्स आती थी तो लोकल आर्टिशन का पूरा बिजनेस खराब हो गया था, बिजनेस खत्म हो गया था। और उन्होंने ये भी बताया जो ओल्ड विलेज कम्यून था, ओल्ड विलेज कम्यून भी जहाँ पे न्यू पिजन प्रॉपर्टीज आ गए, जमींदार आ गए, उन्होंने ये बताया जो मॉडर्न इंडस्ट्री ने कैसे मतलब जो भी सबल्टन ग्रुप थे इनको कैसे इम्पैक्ट किया, और न्यू क्लासेज आई, कैपिटलिस्ट, इंडस्ट्रियल वर्कर, एग्रीकल्चर लेबर, टेनेंट, मर्चेंट। तो ये सब चीज़ों में उन्होंने बताया भी जब ये सब चीज़ें हो रही थी, ये आप पढ़ लीजिएगा क्या क्या इम्पैक्ट थे। तो जब आपने बताया भी इकोनॉमिक इम्पैक्ट हुए, भले ही वो आपने नए लैंड रिफॉर्म ब्रिटेन ने लॉन्च किए, जब उनके इंडस्ट्रियल रिफॉर्म थे, तो उनके कारण क्या हुआ जो एक चेंजिंग रिलेशनशिप हुए, और उसी के बैक एंड में एक नेशनल फ्रीडम मूवमेंट हुई और इंडियन नेशनलिज्म डेवलप हुआ। तो आप देखिए कितना ब्यूटीफुली पाथ ऑफ डेवलपमेंट में बताया भी मतलब कॉलोनियल टाइम में क्या हो रहा था और नेशनलिज्म डेवलप हुआ, और उसके बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस भी कैसे जो सारी पॉलिसीज जो थी वो फेल हो रही थी, और कैसे जो प्रॉपर डेवलपमेंट जो हमने उस टाइम ड्रीम किया था वो नहीं हुआ। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा पाथ ऑफ डेवलपमेंट। अब जो सेकंड उनकी थीसिस थी, सेकंड थीम था स्टेट एंड सोसाइटी, डेमोक्रेटिक राइट्स। तो उन्होंने बताया, उन्होंने क्रिटिक दिया जो मॉडर्नाइजेशन की थ्योरी थी, डिफरेंट एकेडमिशियन लिख रहे थे भी मॉडर्निटी आएगी, इस तरह सब अच्छा हो जाएगा, तो उन्होंने क्रिटिक दिया। उन्होंने बताया भी स्टेट का क्या रोल है सोशल ट्रांसफॉर्मेशन में, और ये कैसे मतलब इन्होंने एक रिप्रेसिव रोल प्ले किया जो कैपिटलिज्म को डेवलप किया, और स्टेट ने, और उसी टाइम जो एक रेवोल्यूशन को एक रेजिस्टेंस दिया। तो उन्होंने 3 तरह के राइट्स बताए। एक तो राइट्स ऑफ बुर्जुआजी प्रॉपर्टी रिलेशंस, जहाँ पे राइट टू होल्ड प्रॉपर्टी, राइट टू एम्प्लॉय वेज लेबर, इसकी बात की। सेकंड क्या था जो एक रेवोल्यूशन लेके आ सकते हैं, बुर्जुआजी रेवोल्यूशन, जैसे कि सिविल लिबर्टी, प्रोडक्ट्स, सिविल लिबर्टी की बात हो रही है, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, हाइबेस कॉर्पस, फ्रीडम ऑफ प्रेस, पब्लिक सेकुलर एजुकेशन। तो अगर आप देखोगे देसाई कह रहे हैं अभी जो ये राइट्स थे रूलिंग क्लास ने मैनिपुलेट किए अपने इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए, जैसे कि हैबिस कॉर्पस है, ठीक है ना, तो इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं जी भी किसी बंदे को प्रॉपरली परमानेंटली कस्टडी में रख लें, जब लगे भी ये रेवोल्यूशन कर सकते हैं। जहाँ अप्रेस्ड क्लास ने भी इनको यूज किया टू प्रोटेक्ट देयर क्लास इंटरेस्ट एंड एक्सेलरेट देयर स्ट्रगल। अगले राइट क्या थे, राइट ऑफ प्रोलेटेरिएट which include the right to picket, strike and organize। तो ये राइट थे जो मतलब प्रोलेटेरियंस ने यूज किए स्ट्राइक करने के लिए, स्ट्रगल करने के लिए। तो ये क्या कह रहे हैं, मतलब देसाई क्या कह रहा है, जो सेकंड और थर्ड कैटेगरी के राइट हैं, तो स्टेट ने इनको यूज किया टू जनरेशन ऑफ सरप्लस वैल्यू एंड कैपिटल अकोमोडेशन। देसाई क्या कह रहे हैं, be increasing policing of the second third right are a result of the deteriorating socio-economic value of political framework which makes it open to criticism of substandard and exploited। तो अगर आप देखोगे थर्ड एंड सेकंड जो थर्ड कैटेगरी के राइट्स हैं, इनको कैसे जो स्टेट थी वो कंट्रोल कर रही थी टू मतलब कैसे इनको पुलिस कर रही थी, ताकि जो ऑप्रेस्ड क्लास है, क्योंकि वो यूज करना चाहते थे, स्ट्राइक करना चाहते थे, लेकिन साथ के साथ आप देखिए स्ट्राइक पे कैसे स्टेट जो गवर्नमेंट थी वो हैवीली आती थी,
तो ये एक दिखा रहा है कॉन्ट्राडिक्शन भी। जो आप कैपिटलिस्ट में कह रहे हो भी एक इकोनॉमिक, एक अच्छी इकोनॉमी होगी, तो वो नहीं हो रही थी, इसलिए ये लोग कर रहे हैं, लेकिन आप उसी को दबा रहे हो। तो अब मैंने आप वही बताया, कोई भी जो थ्योरी है, कोई भी फ्रेमवर्क है, तो वो एक जब तक क्रिटिसिज्म ना हो तब तक वो कंप्लीट नहीं है। तो क्रिटिसिज्म से एक होलिस्टिक पिक्चर मिलती है, क्योंकि जहाँ पे कुछ भी यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, जो सोशियोलॉजी में है, जहाँ पे एक थ्योरी है उसके काउंटर में एक थ्योरी डेवलप होगी, फिर उसके काउंटर में एक थ्योरी डेवलप होगी। तो इसी तरह सोशियोलॉजी जो डिसिप्लिन है ये डेवलप हुआ। जो कुछ स्कॉलर थे वो कह रहे हैं भी, यानी कि सिंपल, इन्होंने एक सिंपलिस्टिक ओवर सिंपलीफाई है भी, सब जगह बोल दिया भी इकोनॉमी के कारण जो कुछ हो रहा है, इकोनॉमी में चेंज हो रहा है तभी वो सब सोसाइटी में चेंज हो रहा है। लेकिन अगर आप देखोगे, मतलब जो कम्प्लेक्सिटी है, जो इंडिया का एक्सपीरियंस है कैपिटलिज्म में, या नेचर है उसके, तो आप उसको नहीं प्रॉपर समझ पा रहे। और अगर आप देखोगे, इंडियन सोसाइटी सिर्फ इकोनॉमी से इन्फ्लुएंस नहीं है, कल्चर भी एक डोमिनेंट पार्ट है। तो उन्होंने ये भी बताया भी, जब इन्होंने सिर्फ इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया भी जो क्लास है वो कास्ट के साथ कैसे इंटरेक्ट करती है, जेंडर के साथ कैसे इंटरेक्ट करती है, एथनिसिटी के साथ कैसे इंटरेक्ट करती है, और लैंग्वेज के साथ कैसे इंटरेक्ट करती है। और उन्होंने ये भी नहीं बताया कि जो आइडेंटिटीज़ हैं इन सभी के, जेंडर बेस्ड आइडेंटिटी, एथनिसिटी बेस्ड आइडेंटिटी, जो आप देखोगे जेंडर मूवमेंट्स हुई, एथनिक मूवमेंट्स होती हैं इंडियन सोसाइटी में भी, ये कैसे हो रही हैं, ये भी मार्क्सियन फ्रेमवर्क प्रॉपर आपको नहीं बता सकता। लिंग्विस्टिक मूवमेंट्स हुई थी, जैसे कि 1956 में लैंग्वेज के बेसिस पे जब पहली स्टेट बनी थी। अब वो कह रहे हैं, अब एक जो प्रोमिनेंट सुजाता पटेल है, जो क्या कह रहे हैं, द साइड थ्योरी हैव नॉट पेव्ड द वे फॉर न्यू थ्योरेटिकल आर्टिकुलेशन फॉर द थीम दैट ही एक्सप्लोर्ड, सच एज क्लास, लेबरिंग पुअर, नेशन एंड नेशनलिज्म, डेवलपमेंट, स्टेट पॉलिसी। His theories could not engage with the complexity that modernity brought up in the Indian subcontinent. तो कुछ वो नहीं है भी, कुछ नया नहीं डेवलप किया, इनमें तो पहले भी ऐसे ही बोल रहे थे, नेशन, नेशनलिज्म, क्लास, लेबरिंग भी, कुछ नया इन्होंने वो नहीं था। और इन्होंने ये भी नहीं बताया भी जो मॉडर्निटी ने न्यू कॉम्प्लेक्सिटीज इंट्रोड्यूस की, वो भी स्टडी नहीं कर पाए। तो आई होप ये आपको क्रिटिसिज्म समझ आ गया होगा। तो ये एक कंपैरेटिवली चार्ट है गुरे, श्रीनिवास और देसाई का। तो ये नितिन सांगवान सर की बुक से लिया गया है। तो ये चार्ट भी आप देख सकते हो, तो इसको भी पढ़ लीजिएगा, तो ये भी आपके लिए एक वेरी हेल्पफुल रहेगा। तो भी मेजर वर्क क्या थे, उनके मेथड्स क्या थे, कंसेप्ट क्या थे, जर्नल व्यू सोसाइटी का क्या था, पर्सपेक्टिव कौन सा था, फीचर्स क्या थी पर्सपेक्टिव पे, कंट्रीब्यूट क्या किया, रेलेवेंट क्या है, और क्रिटिसिज्म क्या है। तो एक समराइज किया गया है तीनों का, गुरे, श्रीनिवास और देसाई का। तो आई होप क्लास आपको ये समझ आ गया होगा। बाकी आप इसके प्रीवियस के क्वेश्चन देख लीजिएगा, तो कि थोड़ा सा मैं भी आपको होमवर्क देना चाहता हूँ। मैं चाहता भी मैं आपको सारी चीज़ें स्पून फीड करूँ, कुछ टॉपिक्स पे मैं प्रीवियस क्वेश्चन कंपाइल भी करके डाल देता हूँ मैं स्लाइड में। तो आई होप कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू क्लास।